हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु अमीबा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह अमीबा के बारे में जो डिस्कस करेंगे हम लोग, यह आने वाले परीक्षाओं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम से बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह बीएससी के चैप्टर में भी फाइलम प्रोटोजोआ अमीबा को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ है क्या। इस संघ के जंतु एक कोशिकी होते हैं, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जो जीव है या जो जंतु हैं वह सभी क्या है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। साथ ही साथ ये सरलतम एवं यूकैरियोटिक होते हैं। आपको पता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अमीबा जो है यह यूकैरियोटिक, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत सभी जो जीव हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। एक कोशिकी होते हुए भी इस संघ के जंतुओं में प्रचलन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन एवं प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं होती हैं। इसमें इस संघ के जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतजीवी, यानी ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और मृतजीवी भी हो सकते हैं। इस संघ के जंतुओं की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था, यानी फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जंतु की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था, और इसे उन्होंने जंतु कहा। गोल्डफश ने इन जीवों को प्रोटोजोआ नाम दिया, जिसका अर्थ है प्रथम जंतु। यानी सर्वप्रथम खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने, और नाम प्रोटोजोआ किसने दिया, तो गोल्डफश ने। उदाहरण के स्वरूप में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी फाइलम प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमीबा अमीबा के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो संघ किस संघ का जंतु है, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। वर्ग क्या है, तो सार्कोडीना वर्ग का है। गण लोबिसिया, वंश जो है अमीबा, और जाति जो है प्रोटियस। अब इसके बाद अमीबा के बारे में हम लोग बात करेंगे। अमीबा जो शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है परिवर्तनीय देवी। परिवर्तनीय देवी, क्योंकि अमीबा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, तो इसी कारण यह जो ग्रीक शब्द है अमीबा ग्रीक शब्द भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही क्या है, परिवर्तन की देवी। तो ग्रीस की समुद्री देवी में परिवर्तन की क्षमता होती है। यह एक मुक्त जीवी जंतु है। अमीबा कैसा है, मुक्त जीवी जंतु है। आवास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमीबा की विभिन्न जातियां जो होती हैं अलवणीय जल में, यानी फ्रेश वाटर में यह पाई जाती हैं, जैसे तालाब में, झील में, पोखरा में, मिट्टी के कीचड़ में ये पाए जाते हैं। इनका आवास है यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे संरचना की। तो अमीबा का जो परिमाप होता है वह 250 मिक्रॉन से 600 माइक्रोन तक होता है। यह अनियमित आकार का होता है, यानी इसका जो आकार है वह बदलता रहता है। इसका जीव द्रव, जो इसके अंतर्गत जो द्रव पाया जाता है, इसके अंतर्गत जो द्रव है उसे हम जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव रंगहीन पारदर्शी होता है। इसके शरीर पर अनेक अंगुलीनुमा उभार होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कई अंगुलीनुमा उभार होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कूटपाद या प्यूसोपोडिया कहते हैं। कूटपाद या प्यूसोपोडिया कहते हैं। इसके अगर सिरे पर कूटपाद बनते हैं वह पश्च सिरे पर यह विलुप्त हो जाते हैं, यानी एक सिरे पर कूटपाद बनता है और पश्च सिरे पर क्या हो जाते हैं, यह विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें छुरियां दिखाई देती हैं। पश्च सिरे पर यूराइट्स, इसके पश्च सिरों को हम क्या कहते हैं, यूराइट्स कहते हैं। कूटपाद का काम क्या है, यह देख लेते हैं। अमीबा में गमन, यानी जो गति होती है अमीबा में, वह कूटपाद के द्वारा या फिर मिथ्या पैरों के द्वारा होती है। यह जो दिखाई दे रहा है अंगुली की समान संरचना जो उभरी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, कूटपाद। तो अमीबा इसी के द्वारा गति करता है। ये सिरों पर गोल या अंगुलीनुमा उभार के रूप में प्रकट होते हैं। यह सिरों पर कैसे होते हैं, गोल या अंगुलीनुमा उभार। आप देख रहे हैं यह अंगुलीनुमा उभार के रूप में यह दिखाई दे रहे हैं, और बाद में क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सिरों पर गोल होने के कारण इनको लोपोपोडिया कहते हैं। सिरों पर यह गोल होते हैं, सिरों पर कैसे होते हैं, यह गोल, यानी सिर पर कैसे होते हैं, गोल होते हैं, जिसको हम लोपोपोडिया कहते हैं। एक समय में अनेक कुटपाद प्रकट होने के कारण अमीबा को हम
बहुपादी यानी पॉलीपोडिया कहते हैं। यानी अमीबा में कई कूटपाद दिखाई देते हैं, तो इस कारण अमीबा को हम पॉलीपोडिया या बहुपादी कहते हैं। प्रत्येक कूटपाद के अंदर टोपी जैसी संरचना को हाइलाइन कहते हैं, जो इक्टोप्लाज्मा में बनी होती है। प्रत्येक कूटपाद पर अंदर टोपी जैसी संरचना होती है। ये देख रहे हैं, अंदर की तरफ टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलाइन, जो कि इक्टोप्लाज्मा में होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा लेमा के बारे में, यानी कोशिका कला क्या है। तो इसके चारों तरफ एक लेयर होता है, अमीबा के चारों तरफ एक पतली लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। अमीबा 1 या 2 माइक्रोन की मोटी कोमल झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कला। यह झिल्ली वर्णात्मक पारगम होती है, यानी ये जो इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली है, यह कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम होती है, यानी एक विशेष समय पर विशेष प्रकार के पदार्थों को अंदर आने देती हैं और अंदर से विशेष प्रकार के पदार्थों को बाहर जाने देती हैं, यानी सेलेक्टिव होती हैं। इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। अमीबा में क्या होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। इस पर सूक्ष्मांकुर के रूप में म्यूकोप्रोटीन के छोटे छोटे उभार होते हैं, जो जंतु को धरातल पर चिपकने में सहायता करते हैं। यानी जो अमीबा पे यह जो छोटे छोटे उभार यानी दाने जैसी संरचना दिखाई देते हैं, जिसको हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं, या म्यूकोप्रोटीन यानी जो झिल्ली के चारों तरफ छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो म्यूकोप्रोटीन की बनी होती हैं, यह अमीबा को धरातल पर चिपकने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। साथ ही साथ यह झिल्ली लचीली होती है और पिनकोसाइट द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का अंतर ग्रहण करता है। तो जब अमीबा ठोस पदार्थ का भोजन के रूप में अंतर ग्रहण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पिनोसाइटिस, क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, यानी अमीबा के अंदर जो अपारदर्शी जो द्रव है, इसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। इसका क्या क्या काम है, यह हम बात करेंगे हम लोग। तो कोशिका कला के अंदर तरल पदार्थ जीव द्रव कहलाता है, यानी कोशिका कला के अंदर यानी जो झिल्ली पाई जाती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक अपारदर्शी द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, जो 2 भागों में बटा होता है। बाहरी द्रव को हम क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्मा, और भीतरी द्रव क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मा। बाहरी द्रव को इक्टोप्लाज्मा कहते हैं, यानी पे यह जो बाहर है, यह जो लेयर है, यानी इस लेयर के जो बाहर है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्मा। और इसके अंदर जो द्रव है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मा। यह जो हल्का सा पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे यह जो बाहर एक लाइन यानी 2 लाइन के बीच में एक इंडोप्लाज्मा, यह क्या है, इंडोप्लाज्मा है, और इसके बाहरी झिल्ली के बीच यह जो द्रव है, इंडोप्लाज्मा है। तो बाहरी द्रव 2 भागों में बटा है, एक तो इक्टोप्लाज्मा और एक इंडोप्लाज्मा। इक्टोप्लाज्मा कला के तुरंत बाद पाया जाता है, यानी इक्टोप्लाज्मा कहाँ है, कला के तुरंत बाद है। कला के तुरंत बाद क्या है, इक्टोप्लाज्मा है। इक्टोप्लाज्मा कला के तुरंत बाद पाए जाने वाला पतला स्वच्छ पारदर्शी गाढ़ा तरल है। इसका बाहरी भाग पारदर्शी कणिका रहित कछाप बनाता है, जो कि कूटपाद को हाइलाइन टोपी बनाता है, जबकि इसका भीतरी भाग चिपचिपा कणकीय होता है। इक्टोप्लाज्मा संपूर्ण भीतरी कोशिका द्रव है, यानी इंडोप्लाज्मा जो होता है संपूर्ण भीतरी जो कोशिका द्रव है, यह सभी जो है यह क्या कहलाते हैं, इंडोप्लाज्मा कहलाते हैं, जो कणिकामय अर्धपारदर्शी और पतला होता है। मास्ट के अनुसार इंडोप्लाज्मा, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा जेल नामक 2 कोलाइडियल अवस्थाओं में लगातार परिवर्तित होता रहता है। मास्ट ने बताया कि जो इक्टोप्लाज्मा, इंडोप्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा लेमा नामक 2 कोलाइडियल में क्या होता है, यह लगातार बदलता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रक में, यानी अमीबा का जो केंद्रक होता है। तो अमीबा में कई केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है, एक केंद्रक है बीच में, यह जो होता है यह केंद्रक। तो अमीबा में कई केंद्रक हो सकते हैं। केंद्रक अवतलोत्तल या प्यालेनुमा आकार का होता है। केंद्रक क्या होता है, अवतलोत्तल या प्यालेनुमा आकार का होता है। इसके बाहर दोहरी छिद्रित केंद्रक कला होती है, यानी जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ यह दोहरी आवरण से घिरी हुई संरचना होती है, जो कि क्या होती हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती हैं,
लगातार नहीं होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं, लेकिन जगह जगह इसमें पोर होते हैं। केंद्रक कला के भीतर केंद्रक द्रव होता है, यानी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, जिसमें कई केंद्रिकाएं होती हैं। वह 500 से 600 तक गुणसूत्र होते हैं जो अमीबा की कार्यकी को नियंत्रित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमीडिया। तो केंद्रक में केंद्रक द्रव है, केंद्रक में क्या है, केंद्रक द्रव है, और जिसमें कई केंद्रिकाएं होती हैं, और इसमें 500 से लेकर के 600 तक गुणसूत्र होते हैं जो अमीबा के कार्यकी को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिसे हम कोमीडिया कहते हैं। बात करेंगे खाद्य रिक्तिका के बारे में, फूड वैक्यूल्स के बारे में। अमीबा इंडोप्लाज्मा में कई गोल व विभिन्न आकार की खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। यानी फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, एक खाद्य रिक्तिका यह है, एक खाद्य रिक्तिका यह है, एक खाद्य रिक्तिका यह है। यानी अमीबा में कई खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनका निर्माण भोजन के अंतर्ग्रहण के समय होता है, यानी जब कोई भी भोजन का कोई टुकड़ा अमीबा के अंदर जाता है तो वह खाद्य रिक्तिका में बंद हो जाता है। इन्हीं में भोजन की समस्त अवस्थाएं पूर्ण होने के बाद अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। इंडोप्लाज्मा के पश्च जैसे हम लोग बात करेंगे खाद्य का, कोई पार्टिकल से एक छोटा सा कण, अगर एक कोई छोटा सा भोजन का टुकड़ा अमीबा के संपर्क में आता है तो यह अमीबा के अंतर्वलन के द्वारा इसमें धंसता चला जाता है, और बाद में यह फूड वैक्यूल्स में जो पार्टिकल होता है वह बंद हो जाता है। इसके चारों तरफ जो होती हैं खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती हैं, और वह खाद्य रिक्तिकाएं जो होती हैं वो भोजन का पाचन करती हैं, और अपशिष्ट होता है वह पुनः उसको अमीबा शरीर से बाहर कर देता है। तो अमीबा में खाद्य रिक्तिकाएं कई पाई जाती हैं, यानी जितने भोजन होंगे उतनी खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, जितने भोजन के पार्टिकल्स इसमें अंदर प्रवेश करेंगे उतने खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग संकुचनशील रिक्तिका की। संकुचनशील रिक्तिका का क्या काम है, तो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स, इसका क्या काम है, संकुचनशील रिक्तिका। तो इंडोप्लाज्मा में पश्च भाग में एक बड़ी गोल जल के बुलबुले के समान रिक्तिका होती है, जिसे हम संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका। यहाँ पे दिखाया गया है कि यह जो है, बात करेंगे हम लोग संकुचनशील रिक्तिका। यहाँ पे दिखाया गया है संकुचनशील रिक्तिका, जो कि इंडोप्लाज्मा में पश्च भाग में एक बड़ी सी गोल जल के बुलबुले की समान संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। इसके चारों तरफ छोटी छोटी पुटिकाएं व माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। तो इसके जो यहाँ पे गोल संरचनाएं हैं, यानी कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स जो है संकुचनशील रिक्तिका है, इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। ये शरीर में आए अनावश्यक जल को एकत्र कर बाहर शरीर से क्या करता है, बाहर कर देता है। साथ ही साथ अतिरिक्त लवण व उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालता रहता है। इसके सिस्टोल व डायस्टोल होते हैं। इस क्रिया में परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। यानी संकुचनशील रिक्तिका इसका काम यह होता है कि शरीर में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको वह बाहर कर देता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर निकालता है, एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ को यह बाहर निकालता है। तो इस तरह से यह शरीर में एक ऑस्मो रेगुलेशन की तरह क्या करता है, काम करता है। कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका जो अमीबा में पाया जाता है, पश्च शरीर पर पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी अमीबा में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी अमीबा के एक्टोप्लाज्मा में जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मा में अंडाकार छड़ के समान असंख्य यानी कई माइटोकॉन्ड्रियाएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या संकुचन रिक्तिका के चारों ओर अत्यधिक होती है। यानी अमीबा में तो कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा सकती हैं, लेकिन संकुचन रिक्तिका के चारों तरफ इनका जो संख्या है वह क्या है, अधिक होता है। उसके बाद बात करेंगे गाल्जी का। यह थैली, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि अमीबा को ऊर्जा प्रदान करना। यह थैली के समान स्रावी अंग होता है गाल्जी का। अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मा में नालिका के जाल रूपी संरचना होती हैं, जिसमें कुछ पुटिकाएं भी होती हैं। इन पर राइबोसोम के चिपके हुए कण होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। उसके साथ साथ राइबोसोम इसमें मुक्त अवस्था में या अंतःप्रद्रवी जालिका के रूप में चिपकी हुई राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मा में पाचक रस से भरी थैली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो खाद्य रिक्तिका से
जुड़कर भोजन का पाचन करती हैं। यानी जब कोई भी फूड वैक्यूल्स यानी अमीबा के पास जब कोई भी फूड वैक्यूल्स आता है, भोजन का कण आता है, तो अमीबा में अंतर्वलन के द्वारा यह समावेशित हो जाता है, यानी अंदर चले जाता है। उसके चारों तरफ फूड वैक्यूल्स उपस्थित हो जाते हैं और इस फूड वैक्यूल से लाइसोसोम जुड़ करके उसका पाचन करता है। उसके बाद द्विसूची स्तंभक क्रिस्टल। एंडोप्लाज्मा में अनेक द्विसूची स्तंभ क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये बाइयूरेटर्स और ट्राइयूरेटर्स होते हैं। इन्हें अमीबा की विशेषता माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमीबा में जनन कैसे होता है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।